हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी स्पेशल क्लास में। फ्रेंड्स, मॉड्यूल 1 के चैप्टर 1 में हमने जिन टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था, अब हम मॉड्यूल 1 के चैप्टर 2 के बचे हुए टॉपिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें जो मेन टॉपिक है हमारा वो है कंप्यूटर हार्डवेयर। और कंप्यूटर हार्डवेयर में IPOS साइकिल होता है, जो हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं और स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। वन बाय वन करके हम लोग डिस्कशन करते हैं इस पे। तो स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर हार्डवेयर को। जैसा कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं, इसमें वो सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो वो पार्ट्स कंप्यूटर के जिनको हम टच कर सके वो सभी हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर्स कहलाते हैं। चाहे वो हमारा मॉनिटर हो, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, मॉनिटर भी हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है, स्पीकर्स भी कंप्यूटर हार्डवेयर्स हैं, माउस भी कंप्यूटर हार्डवेयर है, CPU भी कंप्यूटर हार्डवेयर है और प्रिंटर भी कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो फाइनली जिन चीज़ों को कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट्स जिनको हम टच कर सकते हैं वो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर की टेक्निकल डेफिनेशन: हार्डवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट हैज शेप एंड साइज एंड कैन बी फील और टच्ड। हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स का वो कलेक्शन होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के जो कोई ना कोई शेप रखता है, जिसका कोई ना कोई साइज होता है और जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। जो मोस्ट एसेंशियल हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए वो है उसका मदरबोर्ड, CPU, रैम, इनपुट आउटपुट सिस्टम, पावर सप्लाई, वीडियो डिस्प्ले कंट्रोलर, बस एंड हार्ड डिस्क ड्राइव। फ्रेंड्स, ये जो आपको इमेज दिख रही है ये मदरबोर्ड की इमेज है। और जो CPU हम लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा होता है CPU, तो ये मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहता हूँ। यहाँ पर CPU वो बॉक्स नहीं होता है जिसको आप CPU समझते हैं। CPU एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है जो मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस रहता है। इस पिक्चर में अगर आपको इंटेल दिख रहा है प्रोसेसर, तो ये आपका CPU है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कॉमनली प्रोसेसर। ये है रैम। फ्रेंड्स, ये रैम है। जब ये कंप्यूटर में होती है तभी आप किसी डेटा को प्रोसेस कर पाते हैं। अगर ये रैम कंप्यूटर में नहीं होगी तो आप किसी भी डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, या कोई गेम खेलना चाहते हैं, या वर्ड की फाइल ओपन करना चाहते हैं, तो उन सब को करने के लिए जो मेन ये पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। रैम जो है, रैम किसी भी चीज़ को चलाने या किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर कंप्यूटर सिस्टम में ये नहीं होगी तो आप मान के चलिए आप कंप्यूटर सिस्टम के किसी भी हार्डवेयर को, किसी भी सॉफ्टवेयर को आप रन नहीं करा सकते। नेक्स्ट है फ्रेंड पावर सप्लाई। जैसा आप सब जानते हैं कि पावर सप्लाई का काम होता है पावर को, इलेक्ट्रिसिटी पावर को सिस्टम तक पहुंचाना, मदरबोर्ड तक पहुंचाना। अगर आपका ये पावर सप्लाई स्विच नहीं होगा, ये बॉक्स नहीं होगा, तो आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन ही नहीं हो पाएगा, आपका CPU ऑन ही नहीं होगा। पावर सप्लाई को कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाती हैं, जैसा कि कंप्यूटर सिस्टम को का जो टेम्परेचर है उसको कूल रखने की सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी पावर सप्लाई को ही दी जाती है। तो इसमें फ़ैन आप लगे देख रहे हैं यहाँ पर, तो जो फ़ैन होते हैं ये ब्लोअर का काम करते हैं। ये सिस्टम के अंदर जो भी हीट होती है उसको बाहर की तरफ निकालते हैं, जिससे कंप्यूटर सिस्टम अंदर से कूल रहता है और उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर रहती है। तो आप सब समझ रहे होंगे कि टोटली जो भी हार्डवेयर्स हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के, वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल पाएगा। अगर पावर सप्लाई नहीं होगी तो आपके कंप्यूटर में पावर ही नहीं आएगी, मतलब आपका प्रोसेसर ऑन ही नहीं होगा, CPU ऑन ही नहीं होगा। नेक्स्ट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या काम करता है? कंप्यूटर का हार्डवेयर एक हार्ट की तरह काम करता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए। और हार्ट आप समझते हैं फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति के अंदर हार्ट उसका काम करना बंद कर दे तो उस व्यक्ति में कुछ भी नहीं रह जाता है। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मदरबोर्ड है। अगर इसमें इसकी फंक्शनिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ नहीं कर सकते हैं।
जो CPU है हमारा, वो हमारा कहलाता है ब्रेन। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन हमारा CPU होता है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं अगर कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें जो आउटपुट मिलते हैं, जो हमें रिजल्ट मिलते हैं, वो अनएक्सपेक्टेड मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, गलत रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं अगर प्रोसेसर में कोई भी प्रॉब्लम आती है। जो रैम है वो भी इसी तरीके से अपनी इम्पोर्टेंस शो करती है कि आप कंप्यूटर सिस्टम में तभी सब कुछ चला सकते हैं जब तक आपकी रैम स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर रैम नहीं होगी तो आप किसी भी डिवाइस को, किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी चीज़ को आप कंप्यूटर सिस्टम पे रन नहीं कर पाएंगे। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें हार्डवेयर के, तो मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं हार्डवेयर के। पहला होता है इनपुट, दूसरा होता है प्रोसेस, तीसरा होता है आउटपुट और चौथा होता है स्टोरेज। इन सब की क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ये हम जानेंगे 1 बाय 1 करके। तो हम स्टार्ट करते हैं इनपुट को। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इनपुट प्रोसेस और इनपुट डिवाइस, तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तीनों डिफरेंसेस को 1 बाय 1 करके हम लोग बात करते हैं। देखिए, इनपुट क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में जब हम कोई भी डेटा को भेजते हैं प्रोसेसिंग के लिए तो उसको हम इनपुट कहते हैं। मतलब किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में हम कुछ भी भेजते हैं तो वो उसका इनपुट कहलाता है। जैसे आप कोई सपोज सम करना चाहते हैं किसी भी कैलकुलेटर से, आप चाहते हैं कि 55 और 22 की हम सम करें, तो 55 और 22 आपका इनपुट कहलाएगा। प्लस अगर आपको सम करना है तो आप प्लस ऑपरेटर वहाँ पर यूज़ करेंगे तो वो भी आपका इनपुट कहलाएगा। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा हम प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं वो इनपुट कहलाता है। इनपुट प्रोसेस क्या होती है, जैसा आप जानते हैं कि कंप्यूटर हमेशा बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है, वो हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को नहीं समझेगा, क्योंकि हम जो भी कमांड्स देते हैं, जो भी इनपुट देते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। तो कन्वर्टिंग द कमांड्स, वो कमांड्स जो यूज़र के द्वारा दी गई हैं उनको मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना इनपुट प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि हम जो कमांड कंप्यूटर को दे रहे हैं वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो उन कमांड्स को इनपुट प्रोसेस के थ्रू मशीन जो लैंग्वेज समझ सकती है, मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो इनपुट प्रोसेस कहलाती है। अब बात आती है, इनपुट भी समझ में आ गया, इनपुट प्रोसेस भी समझ में आ गई कि काम क्या होता है। अब इनपुट देंगे किसकी हेल्प से, तो उसके लिए हमें इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करना होता है। इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर का पीस होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर डेटा सेंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गए हमारे, स्कैनर हो गए, माउस हो गया, MICR हो गया, OCR हो गया, OMR हो गए, BCR हो गए, QR कोड हो गया, माइक एट्सेट्रा। ये सब हमारे इनपुट डिवाइसेस होती हैं जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार के डेटा को इनपुट करा सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए। और इनपुट प्रोसेस क्या करेगी, उसको कन्वर्ट करेगी जिस लैंग्वेज में जिसे मशीन समझ सके, जिसे मशीन पढ़ सके। फ्रेंड्स, प्रोसेस क्या होती है? अब इनपुट तो हमने कंप्यूटर सिस्टम में करा दिया, लेकिन प्रोसेस क्या होगी यहाँ पर? जो भी डेटा हमने कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से प्रोसेस किया, तो जब प्रोसेसिंग होगी तो प्रोसेसिंग उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगी। डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना ही प्रोसेसिंग कहलाता है, कन्वर्ट करना ही प्रोसेस कहलाता है। अगर यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के बीच में एक बहुत सिंपल और बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया हुआ है। आप सपोज़ किसी भी ATM में गए, ATM में जाकर के आपको कैश की रिक्वायरमेंट है, आप कैश निकालने जब आप जाओगे तो वहाँ पर इनपुट आपके लिए क्या क्या होगा? वहाँ पर इनपुट आपके लिए होगा ATM का कार्ड और ATM का पिन। आपने अपना डेबिट कार्ड लगाया, वहाँ पर ATM कार्ड लगाया और फिर वो आपसे आपका पिन मांगेगा। आपने वहाँ पर अपना पिन जो था वो भी रजिस्टर कर दिया। अब प्रोसेस क्या होगी? प्रोसेस होगी कि कार्ड जब आपने इंसर्ट किया तो वो वेरीफाई करेगा कि आपके कार्ड के साथ आपका पिन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, फिर इसी में दूसरी प्रोसेस होगी, वो आपसे पूछेगा
कि आपको लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी है। आप इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं, हिंदी करना चाहते हैं, या फिर कोई और अपनी नेटिव लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो कई आजकल एटीएम्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस आ गई हैं। पिन आपने एंटर कर दिया है, वेरीफाई हो गया, प्रोसेस हो गई है, फिर आपको ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा वहाँ पर। ये भी एक प्रोसेस है कि आप करना क्या चाहते हो, क्योंकि जब हम एटीएम में कार्ड हमारा वेरीफाई होता है, पिन वेरीफाई होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप बैलेंस इंक्वायरी करना चाह रहे हो, या फिर आप विड्रॉ करना चाह रहे हो, या फिर आप मिनी स्टेटमेंट निकालना चाह रहे हो, या फिर आप चेक बुक के लिए रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो। तो प्रोसेसिंग में आपने सेलेक्ट करा कि हम पेमेंट निकालना चाह रहे हैं, विड्रॉ मनी करना चाह रहे हैं, फिर वो आपसे पूछेगा आपके अकाउंट का टाइप क्या है। जैसे ही आपने सेलेक्ट करा सेविंग या करंट अकाउंट, तो वो फिर प्रोसेस करेगा और चेक करेगा कि जो यूज़र के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी है क्या वो सही है। उसके बाद में वेरीफाई होने के बाद में वो आपसे अमाउंट मांगेगा, आप अमाउंट वहाँ पर एंटर कर दीजिए, कितना अमाउंट आप चाहते हैं। फिर जो आउटपुट आपको मिलेगा वो आपका मनी होगा, वो आपका कैश होगा, तो वो वहाँ से आप आउटपुट ले सकते हैं। प्रोसेस का रोल क्या होता है? प्रोसेस का सिंपली रोल ये होता है कि जो भी हमने इनपुट दिया है उसको वेरीफाई करना, और इंस्ट्रक्शन जो हमने दिए हैं उनके अकॉर्डिंग उसको आउटपुट या रिजल्ट को जनरेट करना। Set of instruction currently being processed by the computer processor is also called a process. A process is a program that is running on your computer. आपके कंप्यूटर पर जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है वो आपके लिए प्रोसेस कहला रहा है। नेक्स्ट, आउटपुट क्या होता है? आउटपुट जो हमने इनपुट दिया है और प्रोसेस हुआ है, फिर जो हमें रिजल्ट मिलता है, डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलता है या नीडेड रिजल्ट मिलता है जिसकी हमें नीड थी, वो आपका आउटपुट कहलाता है। यहाँ पर तीन चीज़ें फिर हैं कि आउटपुट क्या होता है, आउटपुट प्रोसेस क्या होती है, और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। जो डेटा कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किया गया है वो आपका कहलाता है आउटपुट। आउटपुट प्रोसेस क्या होती है? देखिए, कंप्यूटर ने जो भी आपको रिजल्ट दिया है वो मशीन लैंग्वेज में है, वो आप नहीं समझ सकते। जैसे आपकी लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझ सकता, ऐसे ही कंप्यूटर की लैंग्वेज को आप नहीं समझ सकते। तो जो भी आपने इनपुट दिया था, फिर वो जब वो प्रोसेस हुआ तो रिजल्ट मिला है, वो बाइनरी लैंग्वेज में है, भी मशीन लैंग्वेज में है। आउटपुट प्रोसेस क्या करेगा? मशीन के द्वारा दिए गए रिजल्ट को मशीन लैंग्वेज से कन्वर्ट करके ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मतलब एक ऐसी लैंग्वेज में जिसे हम ह्यूमंस पढ़ सकें, वही आपका आउटपुट प्रोसेस कहलाता है। आउटपुट भी मिल गया। फिर आउटपुट डिवाइसेस की अगर यहाँ पर हम बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पर क्या क्या होने वाली है हमारी, जो हमने रॉ डेटा इनपुट किया था तो उसको जब प्रोसेस किया गया, प्रोसेस करने के बाद में हमें जो रिज़ल्ट मिल रहा है, जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिल रहा है, नीडेड रिज़ल्ट मिल रहा है, वो कहाँ कहाँ पर हमें मिल सकता है? तो वो वीडियो पर मिल सकता है। वीडियो होती हैं हमारी विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स। प्रिंटर की फॉर्म में हमें मिल सकता है रिज़ल्ट, क्योंकि हार्ड कॉपी हमें वहाँ पर मिलती है। प्रोजेक्टर भी हमें आउटपुट रिज़ल्ट देता है। स्पीकर से हम ऑडियो की फॉर्म में आउटपुट रिज़ल्ट ले सकते हैं। और जो प्लॉटर है वो भी प्रिंटर की तरह ही होता है, लेकिन साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है, तो वो भी हमें आउटपुट डिवाइस का काम करता है वहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोरेज की। कंप्यूटर ने डेटा को प्रोसेस किया, हमें आउटपुट दिया, लेकिन वो आउटपुट कहीं ना कहीं तो सेव होगा, जिससे उस आउटपुट का फ्यूचर में हम यूज़ कर सकें या ज़रूरत पड़ने पर हम उसे रिट्रीव कर सकें। रिट्रीव मतलब रिसीव कर सकें। तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? सिंपली कंप्यूटर हार्डवेयर का ही पार्ट होता है स्टोरेज डिवाइसेस भी, जिनका यूज़ होता है डेटा को सेव करने के लिए, डेटा को कैरी करने के लिए, और जब ज़रूरत पड़े तो डेटा को रिट्रीव करने के लिए। स्टोरेज डिवाइसेस बहुत सी ऐसी होती हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गई, हमारी SD कार्ड हो गया, जिन्हें हम ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जिनमें हम डेटा को ईजिली कंटेन कर सकते हैं। इट कैन कीप एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये दोनों तरीके का डेटा रखती हैं हमारी स्टोरेज। कुछ ऐसी स्टोरेज होती हैं जो शॉर्ट टर्म डेटा को रखती हैं, मतलब जब तक डेटा की नीड है, जब तक डेटा प्रोसेस हो रहा है, तब तक डेटा वहाँ पर स्टैंड करेगा। जैसे ही डेटा की नीड खत्म होती है, डेटा वहाँ पर स्टैंड करना बंद कर देता है। तो वो हमारी शॉर्ट टर्म
शॉर्ट टर्म होती हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कुछ समय के लिए, या फिर कह सकते हैं टेम्परेरी स्टोरेज, जो काम हमारी रैम करती हैं। वहीं पर अगर हम डेटा को चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, परमानेंट के लिए, तो वहाँ पर हमारी कुछ हार्ड डिस्क हैं, हमारे पेन ड्राइव्स हैं, SD कार्ड्स हैं, तो ये हमारे डेटा को लॉन्ग टर्म स्टोर कर सकते हैं। जो ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये कंप्यूटर के इनसाइड भी होती हैं और कंप्यूटर के आउटसाइड से भी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जो कुछ स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, आप ये देख सकते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव है। सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये है आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव। रैम आपको मैंने दिखाई थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। CD DVD जो है ये देखिए, ये आपका CD है, इस तरीके से आपका CD ड्राइवर होता है। BRDs भी आपकी कुछ इसी तरीके की होती है, देखने में सेम लगती हैं ऑप्टिकल डिस्क की तरह। DVD रैम भी कुछ इसी फॉर्म में होती है। रोम आपकी परमानेंट स्टोरेज होती है। USB फ्लैश ड्राइव कुछ इस तरीके की होती है, आपकी पेन ड्राइव की तरह आपकी USB फ्लैश ड्राइव्स होती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। तो इनपुट डिवाइसेस में जो सबसे पहली चीज़ है वो है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस होती है, जिसका यूज़ हम कैरेक्टर्स को, फंक्शंस को, अल्फ़ाबेट्स को या फिर कहें नंबर्स को एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं। कीबोर्ड का काम होता है कि यूज़र से इनपुट लेकर के सिस्टम के प्रोसेसर तक पहुंचाना। तो कीबोर्ड में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, जो ब्लू कलर से आपको जो जितनी कीज़ दिख रही हैं इसमें, वो आपकी टाइपराइटर कीज़ होती हैं। जो थोड़ा सा ऑरेंज कलर की दिख रही हैं, ये F1, F2, F3, F4, F5, ये आपकी फंक्शन कीज़ कहलाती हैं। ये जो इस तरीके का साइन आपको दिख रहा है, ये आपकी एंटर कीज़ कहलाती हैं, मतलब एंटर करके हम नेक्स्ट लाइन पर मूव हो सकते हैं। कुछ सिस्टम कीज़ होती हैं जो हमारी विंडोज़ हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये विंडोज़ हैं, ये सिस्टम कीज़ कहलाती हैं। न्यूमेरिक पैड्स कुछ इस तरीके के होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपके नंबर कीज़ कहलाती हैं। अदर कीज़ इसमें इस तरीके की होती हैं, जैसे कि आपको प्रिंट SCR, मतलब अगर आप प्रिंट लेना चाहें, स्क्रीन का स्नैपशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। होम हो गया, एंड हो गया, इंसर्ट और डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, ये सब कुछ अदर कीज़ आती हैं आपकी। एप्लीकेशन कीज़ आपकी क्या क्या होती हैं, वो आपकी कुछ इस तरीके से शो हो रही हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन कीज़ यहाँ पर होती हैं आपकी, वायलेट कलर आपको दिख रहा होगा। कर्सर कीज़ आपकी ये कहलाती हैं अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट, ये आपकी कर्सर कीज़ कहलाती हैं। जो आपका कीबोर्ड होता है ये एक प्राइमरी डिवाइस होता है किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए, डेटा को इंसर्ट करने के लिए, टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए। अगर कीबोर्ड नहीं होगा तो आप डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, टेक्स्ट इंसर्ट नहीं कर सकते। जो एक कीबोर्ड है वो लेटर्स से मिलकर बना होता है, कुछ नंबर्स होते हैं उस पर, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, कीज़ होती हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जो आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं माउस की। तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन उसके साथ ही साथ माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। क्योंकि इनपुट डिवाइस तो इसलिए है क्योंकि वो डेटा को इनपुट करने के लिए यूज़ हो रही है, लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए है क्योंकि माउस वो चीज़ होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जिससे हम किसी भी चीज़ को पॉइंट कर सकते हैं। माउस में नॉर्मली माउस को हम लोग XY पोजीशन इंडिकेटर भी कहते हैं किसी भी डिस्प्ले सिस्टम के लिए, क्योंकि इसमें दो बटन्स होते हैं, एक लेफ़्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, जिससे हम अगर हमें कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो लेफ़्ट बटन से क्लिक कर सकते हैं, और अगर उसके फंक्शंस को एक्सप्लोर करना है तो हम उसके राइट बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। जो व्हील है वो स्क्रॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर फंक्शंस के एक्शंस क्या क्या होते हैं, यहाँ पर अगर क्लिक करना है तो लेफ़्ट बटन यूज़ होगा, डबल क्लिक पर कोई भी चीज़ हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। फिर राइट क्लिक भी हमारा एक फंक्शन है, पॉइंट करने के लिए माउस का पॉइंटर यूज़ होता है। किसी भी चीज़ को ड्रैग करना है तो माउस के लेफ़्ट की को प्रेस करिए, उसको सिलेक्ट करके, और माउस को मूव करके जहां आप उसे ड्रॉप करना चाहते हैं लेफ़्ट बटन को रिलीज़ कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगी। तो माउस के कुछ ये पॉइंट्स हैं जो स्पेशली माउस है हमारा वो एक पॉइंटिंग डिवाइस ही कहलाता है। अब हम बात करते हैं MICR की। MICR बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस ही है एक तरीके से। आप कभी अगर बैंक्स गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो हमारे चेक होते हैं वो
प्रोसेस करने में पहले के टाइम में बहुत समय लेते थे। मतलब अगर हम चेक दे के आते तो लगभग काफ़ी समय उन्हें प्रोसेस होने में लग जाता था, और स्पेशली जब डिफरेंट बैंक का चेक होता था तो काफ़ी टाइम लगता था अमाउंट आने में। तो सबसे पहले हम MICR की फुल फॉर्म जान लेते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और समटाइम कॉल्ड रीडर्स। अब इससे हुआ क्या, जो टाइम वहाँ पर ज़्यादा लग रहा था किसी भी चेक को प्रोसेस होने में, MICR आते ही चेक की जो प्रोसेसिंग थी वो काफ़ी तेज़ हो चुकी थी और चेक अब जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो रहे थे। जो MICR है ये कोड होता है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 000240000, ये MICR कोड है। जब ये कोड आया तो स्कैन करके हम चेक को प्रोसेस जल्दी से जल्दी करा सकते थे। जनरली ये कोड 9 डिजिट्स से मिलकर बना होता है, और वो 9 डिजिट्स क्या क्या होती हैं, हर 3 डिजिट, उस 9 डिजिट्स को हम 3 डिजिट्स में ब्रेक करते हैं। और जो 3 डिजिट है वो क्या डिनोट करते हैं, स्टार्टिंग 3 डिनोट करती है सिटी कोड को, मतलब किस सिटी का बैंक है ये, किस सिटी का चेक है ये। तो वो 220 हो गया, सपोज हमारा बरेली सिटी का है। फिर 219 हो गया, ये होता है बैंक कोड कि किस बैंक का चेक है, तो बरेली सिटी के एक्सिस बैंक का 219 ये कोड हो गया। उसके बाद में 003 ये होता है बैंक ब्रांच कोड, मतलब किस ब्रांच का चेक है ये। तो यहाँ पर 003 क्या हो गया, हमारा बैंक ब्रांच कोड हो गया जो हमारा सिविल लाइन्स है। तो चेक को ऐसे इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि चेक कहाँ का है। स्टार्टिंग जो 3 होती हैं डिजिट्स वो ये बताती है किस सिटी का है, मिडिल 3 ये बताती हैं कि कौन सी बैंक का है, और लास्ट 3 में ये बताती हैं कि किस ब्रांच का है उस सिटी के। जो ये मशीन होती है MICR वो कुछ इस तरीके की देखने में लगती है जिससे हम चेक को प्रोसेस कराते हैं। नेक्स्ट है OMR, फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये एक प्रोसेस होती है जो ह्यूमन ने मार्क जो किया है डेटा को, इसको कैप्चरिंग करने के लिए। ये जनरली यूज़ होते हैं सर्वेज में, और टेस्ट आपने कई दिए होंगे। ऑफलाइन टेस्ट जब आप देते हैं तो आपको OMR शीट मिलती है जिस पे आप अपने आंसर्स को कुछ इस तरीके से टिक करते हैं। अगर आपको इस पिक्चर में दिख रहा हो तो जैसे ये 1 क्वेश्चन है तो इसके 2 आंसर यहाँ पर टिक किए गए हैं जो ये MICR मशीन नहीं लेगी, और ये 100% यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ये क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। जो सेकेंड है, मतलब इस क्वेश्चन पे काउंट तो होगा लेकिन इस क्वेश्चन पे कोई भी मार्क अवार्ड नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें एक ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है, ABCD में से यूज़र ने B सिलेक्ट किया है। अब मशीन जो है वो ये चेक करेगी कि सेकेंड क्वेश्चन का आंसर B है। अगर ये B होगा तो इस क्वेश्चन पर यूज़र को मार्क अवार्ड किया जाएगा। तो इस तरीके से OMR स्कैनर जो होता है वो OMR शीट को स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और OMR भी एक इनपुट डिवाइस ही है और जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर और रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है OCR। OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके का स्कैन्ड डॉक्यूमेंट है, एक स्कैन डॉक्यूमेंट है, और आप चाहते हो इसमें एडिटिंग करना, तो OCR के थ्रू ये पॉसिबल है। यहाँ पर अगर इस पिक्चर को हम देखें तो ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है जो प्रिंट फॉर्म में है। आप कोई भी बुक का डॉक्यूमेंट ले सकते हैं या फिर कोई भी प्रिंटेड फॉर्म ले सकते हैं। उसको आपको करना क्या है, स्कैनर पे स्कैन करना है और उस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है। सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट होते ही अगर OCR आप उस पर OCR सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, इमेज को टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर देगा, और ये वो टेक्स्ट फाइल होगी जिसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो OCR का सिंपली काम क्या होता है, इट कन्वर्ट्स अ इमेज फाइल इनटू टेक्स्ट फाइल फॉर इनेबलिंग द एडिटिंग। मतलब जब हम OCR का यूज़ करते हैं तो किसी भी स्कैन्ड फाइल को हम एडिटेबल फाइल बना सकते हैं जिसमें हम कोई भी चीज़ एडिट कर सकें। OCR is a technology that recognizes text within a digital image। कोई भी डिजिटल इमेज है तो उसमें ये क्या कर सकती है, उसमें टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज कर सकती है OCR टेक्नोलॉजी, और टेक्स्ट को एडिट करने योग्य बना देती है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड टू रिकॉग्नाइज टेक्स्ट इन अ स्कैन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है VCR।
आप सभी ने BCR को देखा होगा, आप सभी जानते भी होंगे, जिसकी फुल फॉर्म होती है बारकोड रीडर। मशीन कुछ इस तरीके की होती है, इसको हम POS स्कैनर भी कहते हैं और POS की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर। इसका जनरली यूज़ पॉइंट ऑफ सेल पर ही किया जाता है। जैसे आप कहीं भी मॉल में गए और आपने मॉल में जाकर के आप पेमेंट काउंटर पे खड़े हुए पेमेंट करने के लिए, तो जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे ये कोड बना होता है, बार कोड बना होता है। ये मशीन सिंपली उन कोड्स को स्कैन करती है और ये कोड आपके ऑटोमेटिक प्राइस वाइज आपके जो बिल है उसमें ऐड होते चले जाते हैं। मतलब ह्यूमन को कोई उसमें एंट्री नहीं करनी है, सिर्फ स्कैनर से उस बार कोड को स्कैन करना है। इस बार कोड पे उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। प्रोडक्ट में ना तो MRP चेक करने की ज़रूरत है और ना ही कोई और चीज़ चेक करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी इन बार कोड्स में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है और साथ ही साथ ये एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इनपुट किया जाता है। बारकोड लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है यहाँ पर किसी भी बारकोड को रीड करने के लिए। टच स्क्रीन आज के टाइम की सबसे फेमस चीज़ है। आप सभी के हाथों में टच स्क्रीन है, आप सभी इसका यूज़ करते हैं और आपको कीबोर्ड से और माउस से बेहतर ये स्क्रीन लगती है। देखिए होता क्या है, टच स्क्रीन एक कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन होती है जो हमारी इनपुट डिवाइस होती है। ये स्क्रीन्स बहुत सेंसिटिव होती हैं प्रेशर के लिए। जब भी आप इस पर टच करते हैं तो तुरंत आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। तो जो यूज़र होता है वो कंप्यूटर पर टच स्क्रीन के थ्रू इंटरेक्ट करता है, सिंपली पिक्चर्स को टच करके या फिर वर्ड्स को टच करके। तो टच स्क्रीन आप सभी जानते हैं, तो टच स्क्रीन भी एक आपकी इनपुट डिवाइस ही है जो सेंसिटिव होती है प्रेशर के लिए। जैसे ही आप उस पर टच करेंगे तो वो चीज़ आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कुछ अदर इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे जॉयस्टिक है। इसका जनरली हम लोग यूज़ गेम्स में करते हैं, जब भी गेम खेलते हैं तो ये हमारा यूज़ होता है। नेक्स्ट स्कैनर है, बहुत कॉमन डिवाइस है, लेकिन स्कैनर का यूज़ होता है किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट है, अगर आप चाहते हो उसे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना, और डिफरेंस दोनों में ये होता है कि हार्ड कॉपी वो पार्ट होता है किसी भी चीज़ का जिसको आप टच कर सकते हैं। जैसे आपने प्रिंटर से कोई भी डॉक्यूमेंट निकाला तो वो आपका हार्ड फॉर्म में आएगा। लेकिन अगर आप उसे चाहते हैं कि वो कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करे ऐसे किसी डॉक्यूमेंट को, तो आप स्कैनर के थ्रू ये कर सकते हैं, क्योंकि स्कैनर का काम होता है किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है वेबकैम, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। और फिर है माइक्रोफोन, जो वॉइस कॉलिंग के लिए यूज़ होता है या फिर रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है। कुछ अदर इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे टच पैड हैं, आपने देखा होगा टच पैड है ये। फिर हैं आपके ट्रैक बॉल्स है, ट्रैक बॉल भी आपने देखी होगी, पहले ये यूज़ होते थे माउस की जगह पे। ट्रैक बॉल स्क्रॉल करने के लिए, किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए। ये लाइट पेन, फिर लाइट पेन आ गए, आप किसी भी स्क्रीन पर इनसे टच करके आप इनको ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को पॉइंट आउट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को। तो लाइट पेन भी आपका एक तरीके का पॉइंटिंग डिवाइस ही है। लाइट पेन इनपुट तो है ही है, साथ ही साथ ये पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में भी आता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस की। तो जैसा मैंने आपको बताया, डेटा जब हम कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं तो रिजल्ट लेने से पहले जो इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं उनके अकॉर्डिंग डेटा हमारा प्रोसेस होता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग डिवाइस की हेल्प से ही होता है। प्रोसेसिंग मीन्स होता है कैलकुलेशन करना या फिर कंपैरिजन करना या फिर उस पर डिसीजन मेकिंग करना। Processing devices are components responsible for the processing of information within a computer system। मतलब जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हमने डेटा दिया है, उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना ही प्रोसेसिंग कहलाता है। और इसमें जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो आपकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहलाती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं वो हमारी CPU हो सकती है, मेमोरी हो सकती है और मदरबोर्ड हो सकता है। नेक्स्ट CPU के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो CPU हम सब जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। लेकिन अगर आप में से कोई भी ये सोचता है कि CPU कंप्यूटर का वो बड़ा सा पार्ट होता है जो
हमारे मॉनिटर के बराबर में रखा होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो पार्ट CPU बॉक्स कहलाता है, CPU यूनिट कहलाती है, जबकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके कंप्यूटर का सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट होता है जो मदरबोर्ड के ऊपर प्लेस रहता है। एक छोटी सी चिप होती है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रोप्रोसेसर इज अ स्मॉल चिप इन अ कंप्यूटर विच रिसीव्स इनपुट एंड प्रोवाइड आउटपुट। इसका काम यही होता है, ये डेटा को रिसीव करती है इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से, उसको प्रोसेस करती है और इंस्ट्रक्शन देखती है कि यूज़र ने उस इनपुट पर क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। प्रोसेस करने के बाद में उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देती है और आउटपुट किसी भी यूज़र के लिए डिज़ायर्ड रिजल्ट होगा। यहाँ पर जो CPU चिप है वो सिलिकॉन से मिलकर बनी होती है और इसमें कई सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इट कंटेन्स। CPU के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे ALU हो गया, CU हो गया और रजिस्टर्स हो गए। तो ALU की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ALU की जो फुल फॉर्म है वो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अर्थमेटिकल और लॉजिकल्स ऑपरेशंस होते हैं उनको करने के लिए ALU रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा CU होता है, CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, और ये कंप्यूटर सिस्टम को ये डायरेक्ट करता है कि प्रोग्राम को कहाँ पर एग्जीक्यूट करना है और इंस्ट्रक्शंस को कहाँ पर स्टोर करना है एग्जीक्यूट होने के बाद में, या इंस्ट्रक्शंस को कहाँ से उठाना है। तो ये सब डायरेक्शन CU देता है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, और ये कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर के अदर हार्डवेयर पार्ट से। जो CU है वो अदर हार्डवेयर पार्ट से भी कम्युनिकेट करता रहता है लगातार। नेक्स्ट रजिस्टर्स हैं जो हमारे मेमोरी कहलाते हैं, जो डेटा को स्टोर करते हैं प्रोसेसिंग के टाइम पे। जैसे हमारा रैम है, रैम भी रजिस्टर्स से ही मिलकर बनी होती है जो प्रोसेसिंग के टाइम पर डेटा को स्टोर करती है। बसेस का काम क्या होता है, बसेस भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी डेटा प्रोसेसिंग के लिए। ये पाथ होती हैं इंफॉर्मेशन को एंटरिंग कराने का, मतलब आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन CPU तक भेजनी है तो वो बसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाती है कि वो उन इन्फॉर्मेशन को CPU तक ले जाती हैं और CPU से रिजल्ट को वापस यूनिट तक ये डिस्प्ले भी कराती हैं आउटपुट यूनिट तक। क्यों, ये CPU का काम रहता है, वो बसेस का काम रहता है। और जो सिस्टम क्लॉक्स होते हैं हमारे, वो क्या काम करते हैं, वो प्रोसेसिंग साइकिल को कैलकुलेट करते हैं कि कितने प्रोसेसिंग साइकिल यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, कितना टाइम यहाँ पर किसी भी चीज़ को प्रोसेस होने में लग रहा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेसिंग हम समझ चुके हैं कि जो भी हमें इनपुट मिलता है उसको आउटपुट में यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग देना वो प्रोसेसिंग कहलाता है। लेकिन अगर टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप की यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, तो पहली होती है यहाँ पर सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो इसमें 1 by 1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब एक समय पर सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। और इसमें जो प्रोसेस रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है, पहले डेटा जो होता है वो फैच होता है, फिर वो डिकोड होता है, तब एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद में जो आपका रिजल्ट है वो स्टोर होता है। वहीं पर अगर हम पैरेलल प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं जो एक समय पर ही यूज़ किए जाते हैं और ये कई तरीके के इंस्ट्रक्शंस को एक सेकेंड में ही कंप्लीट कर सकते हैं। इट कैन परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, इनकी कैपेसिटी होती है। जब पैरेलल प्रोसेसिंग वहाँ पर होती है तो कई सारे मिलियंस ऑफ और ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक सेकेंड में हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और ये पैरेलल प्रोसेसिंग जनरली नेटवर्क कंप्यूटर्स में यूज़ होती है और सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ होती है। सुपर कंप्यूटर्स हमने आपको बताया था हमारी प्रीवियस वीडियो में कि क्या होता है सुपर कंप्यूटर। अगर आपको नहीं पता है तो उस चीज़ के लिए हम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिससे आपको कंप्यूटर्स की कैटेगरी और कंप्यूटर्स की बेसिक नॉलेज वहाँ से मिल सकती है। पाइपलाइनिंग भी एक तरीके की प्रोसेसिंग होती है। ये एक टेक्निक होती है जिसमें होता क्या है कि हम जब तक एक हमारा इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है तब तक हम दूसरे इंस्ट्रक्शन को वहाँ पर नहीं भेजते हैं। अब एक सिंपल सा अगर हम एक पाइप की बात करें तो पाइप में हम एक तरफ से डेटा को एग्जिट करेंगे और दूसरी तरफ से डेटा आउट होगा वहाँ पर, सॉरी एक तरफ से हम डेटा को एंटर करेंगे और दूसरी तरफ से डेटा एग्जिट होगा वहाँ पर।
तो पाइपलाइनिंग भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है कि जब तक एक इंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हम दूसरा इंस्ट्रक्शन वहाँ पर नहीं दे सकते। तो पाइपलाइनिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग और सीरियल, ये आपके प्रोसेसिंग के टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो आउटपुट डिवाइसेस में जो सबसे पहली चीज़ है वो है हमारा VDU। जैसा कि आप सभी जानते हैं, VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और विजुअल डिस्प्ले यूनिट का काम ये होता है जो भी प्रोसेसर ने रिजल्ट दिया है उसको डिस्प्ले कराना, उसको सिस्टम के सामने लाना, वो आपका VDU का काम होता है। सिंपली इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हमने डेटा इनपुट किया, प्रोसेसिंग डिवाइसेस ने उसको प्रोसेस किया। अब वो रिजल्ट अगर हमें देखना है तो वो हमें कहाँ पर मिलेगा? वो हमें वीडियो पर मिलेगा। और वीडियो हमारी हो सकती हैं CRT हो सकती है, LCD हो सकती है, TFT हो सकती है और LED होती है। TFT एक टेक्नोलॉजी है जो LCD और LED दोनों में यूज़ होती है। CRT जो हैं वो पहले के टाइम में यूज़ होते थे। CRT काफ़ी हैवी होते थे साइज़ में और ये काफ़ी ज़्यादा पावर को कंज्यूम करते थे। CRT हमारी आँखों के लिए भी हार्मफुल होते थे क्योंकि ये जनरली इलेक्ट्रॉन गन और वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे, तो ये हमारी आँखों के लिए काफ़ी हार्मफुल होते थे। फिर LCD आई और LCD में क्या हुआ? LCD में लिक्विड टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ होने लगा और ये पावर को कम कंज्यूम करते थे और काफ़ी जो साइज़ था इनका, साइज़ में हल्के और वेट में काफ़ी कम होते, साइज़ में छोटे और वेट में काफ़ी हल्के होते थे ये। फिर LED आया। LED LCD से भी कम पावर को कंज्यूम करता है। जो इनकी फुल फॉर्म्स हैं वो है CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LED लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट जो हमारी डिवाइस है वो है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर आप सब जानते हैं, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इसका काम होता है किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। अगर कंप्यूटर सिस्टम पर आपको कोई भी कॉपी दिख रही है सॉफ्ट कॉपी, वो सॉफ्ट कॉपी होगी। अगर आप चाहते हैं कि उसको आप डायरेक्ट पेन से टच कर सकें या फिर आप उस पर हाइलाइटर यूज़ कर सकें, तो उसके लिए आपको उसकी हार्ड कॉपी की ज़रूरत होगी और उस हार्ड कॉपी देने में प्रिंटर आपकी हेल्प करेगा। वहाँ पर जो प्रिंटर का रिजोल्यूशन है वो DPI में एक्सप्रेस किया जाता है और DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट्स पर इंच। प्रिंटर को यहाँ पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो उसके दो सब टाइप्स हैं, पहला है डॉट मैट्रिक्स और दूसरा है डेजी व्हील। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं हमारे थर्मल प्रिंटर, इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर टोटली टाइपराइटर के फिनोमेना पे काम करता है। जैसे अगर हम यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर और प्रिंटिंग मैकेनिज्म के बीच एक फिजिकल कांटेक्ट रखता है। अगर जैसे हम टाइपराइटर को देखें तो टाइपराइटर में क्या होता है, जो कि हम प्रेस करते हैं तो वो डायरेक्ट उस कागज़ पर प्रिंट होती है जा करके। तो उसी फिनोमेना पर इम्पैक्ट प्रिंटर भी काम करता है। और इम्पैक्ट प्रिंटर का जो रिव्यू है, और या फिर हम कह सकते हैं जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो थोड़े से नॉइजी होते हैं, शोर करते हैं, जिसमें दो टाइप्स होते हैं। ये जो है आपका, ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ये है डेजी व्हील प्रिंटर। अगर आप इन दोनों को देखें तो ये जो है आपका, ये डेजी व्हील प्रिंटर का एक व्हील है जिस पे कुछ कैरेक्टर्स बने हुए हैं। अगर हम इनको प्रिंट करना चाहते हैं तो उन कैरेक्टर्स को हमें प्रेस करना होता है, तो वो कैरेक्टर डायरेक्ट उस पेपर पर प्रिंट हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का कोई भी फिजिकल डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है प्रिंटिंग मैकेनिज्म और पेपर के बीच में। ये सब वो प्रिंटर्स हैं जिनकी टाइपिंग तो आप कंप्यूटर पर करते हैं बैठ के, लेकिन प्रिंटिंग प्रिंटर से निकलती है जा करके। वहीं पर ये प्रिंटर कलर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में कम शोर करते हैं या इनमें शोर कम होता है। तो कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं थर्मल प्रिंटर, जो ईजिली पोर्टेबल होते हैं। आप सभी ने देखा होगा जितने भी POS पॉइंट होते हैं जहाँ पर आप पेमेंट करते हैं किसी मॉल में, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में,
तो वहाँ पर जो आपको एक स्लिप मिलती है वो आपकी थर्मल प्रिंटर से ही मिलती है, और थर्मल प्रिंटर का डेटा परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेली उस स्लिप पर डेटा होता है। आपने बसेस में ट्रेवल किया होगा तो बसेस में भी कुछ इस तरीके के ही प्रिंटर आपके यूज़ होते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम लेज़र प्रिंटर की बात करें तो लेज़र प्रिंटर सबसे फास्टेस्ट होते हैं और सबसे तेज डेटा को हमें प्रिंट करके दे सकते हैं, वो हमारे लेज़र प्रिंटर्स होते हैं। और लेज़र की यहाँ पर फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेज़र की फुल फॉर्म होती है। इंकजेट प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए माने जाते हैं, जो बेस्ट ग्राफिक्स है वो इंकजेट प्रिंटर ही देते हैं। और अगर हम टेक्स्ट क्वालिटी की यहाँ पर बात करें तो वो लेज़र प्रिंटर हमें बेस्ट टेक्स्ट क्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। इन सभी में एक और डिवाइस है हमारी, वो है हमारी प्लॉटर, जिसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जो देखने में तो प्रिंटर की तरह होती है लेकिन साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है। ये वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर आप देखते होंगे जो बड़े बड़े फ्लैग्स होते हैं, बैनर्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रमोशंस के लिए, वो सब प्लॉटर से ही प्रिंट किए जाते हैं। और प्लॉटर की जो ग्राफिक्स क्वालिटी है और जो टेक्स्ट क्वालिटी है वो कहीं ज़्यादा बेहतर होती है लेज़र और इंक जेट प्रिंटर के कंपैरिजन में। कुछ अदर आउटपुट डिवाइसेस होती हैं हमारी, जैसे प्रोजेक्टर हो गया हमारा और स्पीकर्स हो गए। प्रोजेक्टर की यहाँ पर दो कैटेगरी होती है, एक होती है OHP जिसको हम कहते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर। आपने देखा होगा जो प्रोजेक्टर ऊपर सीलिंग में लगे होते हैं वो आपके ओवरहेड प्रोजेक्टर्स कहलाते हैं, और जो प्रोजेक्टर डेस्क पर रखे होते हैं वो आपके नॉर्मल प्रोजेक्टर्स कहलाते हैं। वहीं पर जो स्पीकर्स हैं हमारे, वो डेटा का ऑडियो फॉर्म में डेटा आउटपुट लेने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो ये भी एक आपकी आउटपुट डिवाइस ही होती है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है IPOS से रिलेटेड, कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड, तो आप अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और जो हमारी आगे आने वाली वीडियो है वो हमारा चैप्टर 3 होगा मॉड्यूल 1 का, जिसमें हम लोग जनरेशन्स के बारे में बात करेंगे। और जनरेशन हमारी 5 जनरेशन्स होती हैं कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। थैंक यू सो मच।